चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है समाज कार्य का, उसी के सिलसिले में आज उसी के क्रम में हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड पर चर्चा कर रहे हैं। और यूनिट नंबर सेकंड जो आपसे करता है वो करता है सामाजिक संस्था को लेकर। सामाजिक संरचना के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, और सामाजिक संस्था आज है। तो सामाजिक संस्था बेसिकली होती क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको जानना है, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। सामाजिक संस्था संस्था नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था मानी जाती है। संस्था जो इंस्टीट्यूट जिसको आप लोग कहते हो, एक नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। और संस्था मूर्त नहीं है, संस्था अमूर्त है। संस्था क्या है? अमूर्त है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जब एक ही इकाई को व्यक्तियों के संगठन के रूप में हम देखते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? समिति का नाम देते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे अभी एक समिति को लेकर और एक संस्था को लेकर। तो मैंने एक ही लाइन में एक चीज़ बोला है कि जब एक ही इकाई, एक ही यूनिट को व्यक्तियों के संगठन के रूप में हम जब देखेंगे तो उसे हम समिति कहेंगे। लाइक परिवार एक यूनिट के रूप में देखा, व्यापार एक यूनिट के रूप में देखा, कॉलेज एक यूनिट के रूप में देखा, तो वहां पे आपके बन जाती है समिति। मैं एक कीवर्ड्स बताता हूं, आप नोट रखेगा। जो परिवार है, ध्यान रखना, परिवार कभी ग्रुप वर्क में नहीं जाता है, क्योंकि परिवार में 6 लोग हो सकते हैं, 7 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं। जो कि केशवर्क आपसे कहता है कि केवल एक व्यक्ति पर काम करोगे आप, केशवर्क यही कहता है। लेकिन अगर आप परिवार के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे तो उसके मेंबर आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, परिवार कभी ग्रुप वर्क में नहीं होता है। परिवार जो होता है वो केशवर्क में होता है। परिवार कहाँ होता है? केशवर्क में होता है। इसी से हम आइडिया लगा लेंगे कि परिवार एक यूनिट है, परिवार एक इकाई है। और जब यूनिट और इकाई की बात होने लगती है तो वो कहीं ना कहीं समिति को रिप्रेजेंट करने लगती है, संस्था को नहीं, समिति को रिप्रेजेंट करने लगती है। लेकिन जब हम उसे एक निर्धारित और मान्य प्रणाली के रूप में देखते हैं तो वह संस्था बन जाती है। बात समझ में आई? जब हम उसे एक निर्धारित मान्य प्रणाली के रूप में देखने लगते हैं तो वो संस्था का रूप ले लेती है। जैसे विवाह, परिवार, सॉरी परिवार नहीं, घर, परीक्षा प्रणाली, हड़ताल, धरना, सामूहिक सौदेबाजी, संविधान, राजनीतिक मंच, संप्रदाय, धर्म, भातृत्व, ये सब एक विशेष संस्था के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। स्कूल, हॉस्पिटल आदि सदस्यों के रूप में समिति के जब हम बात करने लगते हैं तो वहां पे कार्य प्रणालियों का जो है रुख मुड़ जाता है संस्था की ओर। सर जी, ये घर भी उसमें आएगा क्या? संस्था में कैसे आएगा? मतलब संस्था घर कहने का मतलब यह है कि घर में तो हमने कोई यूनिट थोड़ी बनाया है। हमने बात नहीं की ना परिवार की, हमने बात नहीं की किसी सदस्य की। घर तो एक प्रकार की, अगर मैं बात करूं, घर आपकी संस्था के रूप में देखी जाती है। ध्यान रखिएगा, घर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां आपसे केवल मैं इतनी बात कहूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए कि जब एक ही इकाई को, ध्यान सुनिएगा, जब एक ही इकाई को व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समिति। लेकिन जब वही एक निर्धारित मान्य प्रणाली के रूप में देखने लगते हैं तो वो बन जाती है संस्था। और संस्था कहते हैं किसको भाई? संस्था तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जहां नियम और कार्य प्रणाली का एक व्यवस्था हो, वो संस्था है। बस सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, आपको दिखाता हूं मैं यहां पे कि समाज के हितों को ध्यान में रखकर समाज के लिए कुछ शिक्षित एवं जागरूक लोगों के द्वारा गठित संगठन जो सदस्यों की भागीदारी से कार्य करता है। परिवार और विवाह, और परिवार और विवाह एक प्रकार की संस्था के रूप में आई। और जब सामाजिक समूह की कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था को हम संस्था के रूप में देखते हैं तो इससे स्पष्ट ये होता है कि हम समितियों का निर्माण करते हैं।
भाई आपको पता है कि कुछ अक्षरों को मिला दिया जाए तो शब्द बनते हैं, बात को समझिएगा, और कुछ शब्दों को मिला दिया जाए तो वाक्य बन जाता है, और कुछ वाक्यों को मिला दिया जाए तो पैराग्राफ बन जाता है, और कुछ पैराग्राफ को बना दिया जाए तो क्या बन जाता है, एक लेसन बन जाता है, और जब कई लेसन को मिला दिया जाए तो एक यूनिट बन जाती है, और जब कई यूनिट को मिला दिया जाए तो वो एक किताब बन जाती है, और जब कई किताबों को मिला दिया जाए तो एक पुस्तकालय बन जाता है, लाइब्रेरी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है कि हम समिति का निर्माण करते हैं और समितियों से ही धीरे धीरे संस्था की तरफ रुख मड़ता है, यानी एक तरफ रुख जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए। साथ ही साथ समितियां के कार्य करने के कुछ सामान्य नियम है, और मैंने शुरुआत में बोल दिया कि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है जो कि अमूर्त है, और सामान्य नियम और कार्य प्रणाली को भी तय करती है। जब ठीक है, यहां पे मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बता दीजिए एक बार, क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, जब नियमों को अस्थायी रूप दिया जाता है तो और यह एक कार्य प्रणाली और कार्यविधि समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तब इन नियमों का कार्य प्रणालियों को हम संस्था के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे एक और कीवर्ड्स आप बार बार आप लोग देख रहे हैं, नियम कार्यप्रणाली, नियम कार्यप्रणाली। तो जब कभी आपको कहीं पेपर में दिखे, किसी भी ऑप्शन में दिखे नियम और कार्यप्रणाली, तो आपके माइंड तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये संस्था की बात हुई है। इस प्रश्न में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। संस्था और समिति का एक ही अर्थ लगाया जाता है, लेकिन समिति का जो पार्ट है वो एक प्रकार से धीरे धीरे समितियां से फिर संस्था के रूप में आती है, और संस्था जब बनेगी तो वो नियम बन जाएगा, वहां पे कार्य प्रणाली बन जाएगी, कार्य व्यवस्था बन जाएगी, वहां पे कार्य विधियां बन जाएंगी वहां पर। ठीक है, याद रखिएगा, संस्थाएं वे कार्य प्रणालियां होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समिति या संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करता है और समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। कार्य प्रणाली और नियम की व्यवस्था होने के कारण संस्थाएं अमूर्त होती है। विवाह, उत्तराधिकार, परीक्षा प्रणाली, सामूहिक सौदेबाजी, प्रजातंत्र इत्यादि ऐसी चीजें हैं, संस्थाओं का उद्देश्य के रूप में, उदाहरण के रूप में हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा, संस्था का अर्थ समझिए। मानव के कुछ सामान्य हित और कुछ विशेष हित है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, सामान्य हित और विशेष हित। और सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समुदाय कहते हैं। अब देखिए भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहां अगर समुदाय मेंशन कर दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और समुदाय का मतलब बता दूं, व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी निश्चित भू क्षेत्र में रहते हैं और सभी व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं में से एक साथ भाग लेते हैं और एक स्वायत्त इकाई का जब निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं भैया ये समुदाय है। गांव, टोला, टोला का नाम जानते हो? कितने लोग जानते हो टोला? ये जो आप कार वगैरह चलाते हो वो टोल नहीं, वो टोल वाला टोला मत समझना। टोला गांव में जो होता है, टोला हो गया, ठीक है, गांव हो गया, पड़ोस हो गया, कस्बा हो गया। टोला मतलब ये, टोला मतलब मोहल्ला, ठीक है, ये भी चीजें आप वहां पे मेंशन करें, लेकिन शुद्ध हिंदी टोला आएगा, मोहल्ला नहीं आएगा। ठीक है, टोला आएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो किंग्सले डेविस महोदय ने समुदाय को बताया भी था, ये नहीं कहा था कि समान हित और विशेष हित होते हैं, जहां पे समान हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए जो संगठन होते हैं समुदाय कहते हैं उसे। उन्होंने ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि समुदाय का वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाएं, वो समुदाय है। बस सिंपल सी बात है। सर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। जी बोलिए। सर जैसे धरने के लिए अगर कुछ लोग बैठते हैं तो हाँ। उनको समुदाय बोलेंगे या समिति बोलेंगे? उनका उद्देश्य हो गया ना। नहीं, धरना, अगर आप धरने की बात कर रहे हैं, देखो एक जो धरना हड़ताल की जो बात होती है वह संस्था होती है, यहाँ एक संस्था होती है, हम एक विशेष संस्था के रूप में उसको देखते हैं, धरने को, हड़ताल को, ठीक है, तालाबंदी, इन सारी चीजों को। तो मेरा कहने का मतलब, ट्रेड यूनियन संस्था आएगी ना सर?
अगर आप संघ की बात कर रहे हैं, आप संघ की बात कर रहे हैं, तो एक प्रकार की वो समिति के रूप में देखने को मिलता है। चर्च, जिसको धार्मिक संघ की बात करते हैं, एक समिति के। मैं आपको अभी, आप कंफ्यूज मत होइए, अभी समिति में ही आप कंफ्यूज हैं। पहले आप इसको देखिए, मैं भी बताता हूँ समिति के बारे में और भी बातें, अभी और समझ में आएगा। थोड़ा सा देखने दीजिए, कहिए। देखिए, यहाँ पर जो चीजें सामान्य हित और कुछ विशेष हित होते हैं, जहाँ पे सामान्य हितों की पूर्ति की जाती है, वो संगठनों को समुदाय कहते हैं। समुदाय क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं समुदाय में? समुदाय आपको क्लियर है? हाँ सर। अरे भाई, समुदाय वो सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के समस्त सभी पहलू आ जाए। तो समस्त पहलू, चाहे सामान्य हित का ले लो, चाहे विशेष हित का ले लो, ऑलरेडी इन्वॉल्व सभी कुछ, तो समुदाय बन गया। और समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाली वो समस्त जनसंख्या है जो सामान्य नियमों की व्यवस्था द्वारा जीवन की अंतः क्रिया को प्रभावित करके साथ साथ जहाँ पे एक्टिविटी की जाती है, गतिविधियां की जाती है, वह पार्ट बन जाता है समुदाय का। बस। तो जब एज अ सामान्य हित हो रहे हैं, जहां संगठन बनाए जा रहे हैं, वो समुदाय है। लेकिन फिर विशेष क्या है? विशेष के लिए जो आप कोई पूर्ति संगठन बनाओगे तो वो समिति होगी। वो फिर क्या होगी? समिति होगी। अब यहीं से आप समिति को बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए, एसोसिएशन का मतलब होता है मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय से कर लेता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि आप लोग अपने दिन जो है दिन प्रतिदिन की जो क्रिया विधि है, जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, वो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति आप समुदाय से कर लेते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? जो कि मैंने अभी भी पढ़ा है कि वो संगठन बन गया, वो समुदाय बन गया। बात बनती है कि जब विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय जब नहीं कर पाता है, तो हम विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो कुछ ऐसे संगठन बन जाते हैं, उसका नाम बना देते हैं हम लोग कि ये समिति बन गई। ये समिति, और समिति में आप ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग, समिति में सदस्यों के जो उद्देश्य होंगे वो समान होते हैं। समिति आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए किए जाते हैं समिति। और समिति, आप ध्यान रखिए कि मनुष्यों का एक ऐसा समूह जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। तो अब देखिए, मैंने कहा सामान्य उद्देश्य, लेकिन आपका दिमाग क्यों नहीं गया कि समुदाय पे? लेकिन सामान्य उद्देश्य के लिए अगर संगठन बोलता तो आप कह देते कि भैया ये समुदाय के लिए गया था। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ मैंने कहा कि विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो संगठित किया गया क्रियाविधि है, वो बेसिकली समिति है। बोटोमोर एक विद्वान है, आप लोगों के साथ मैंने उनकी किताबों के बारे में चर्चा भी किया था सोशोलॉजी में, टीबी बोटोमोर। उनका कहना था समिति को लेकर, कहते थे कि राज्य समाज के अंदर, जो राज्य है वो समाज के अंदर एक समिति है, ना कि पूर्ण समाज है। इतनी बात आप ध्यान रखिए बोटोमोर की, याद नोट कर लीजिए कि राज्य समाज के अंदर एक समिति है। राज्य जो है समाज के अंदर एक समिति है, ना कि पूर्ण समाज, याद रखिएगा। और जब विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठन होते हैं तो उसे समिति कहते हैं। और इन विशेष उद्देश्यों या हितों के कार्य के रूप में परिणित करने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियां, प्रणालियां आदि उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं संस्थाएं। और बन जाता है यहाँ पर कि संस्थाएं। स्टेटमेंट किसने कहा था? टीबी बोटोमोर। हाँ, बोटोमोर। स्क्रीन देख लीजिए, मैं लिख दिया हूं ऊपर, बोटोमोर। ठीक है। अच्छा, एक नाम आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस पर्सन, बोगार्ट्स। अब बोगार्ट्स की समिति के बारे में ध्यान से सुन लीजिए मैडम। बोगार्ट्स ने क्या कहा, अब इनकी परिभाषा अगर आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक समिति याद हो जाएगी, किसी चीज को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो बोगार्ट्स महोदय थे, हालांकि समुदाय में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं समिति में भी बता दे रहा हूं
समिति से तात्पर्य है, इनका कहना है बोगार्ट्स का, कि समिति का अभिप्राय है लोगों का किसी खास उद्देश्य के लिए साथ साथ कार्य करना, किसी खास, और जब किसी खास की बात बनती है तो विशेष बनता है, खास की मतलब विशेष बनता है। देखिए, या तो व्यक्ति बहुत ही सृजनशील हो, बहुत ही क्रिएटिविटी वाला हो, तो आप क्या बोलोगे उसे, यार ये विशेष व्यक्ति है, वीआईपी व्यक्ति है, विशेष है ना। यदि व्यक्ति कोई, उसका जो विकास है, उसका विकास मंद गति से हुआ है, तो उसको मंदता के रूप में आप बौद्धिक अक्षमता दे देते हैं, या जो आरपीडब्ल्यूडी ने बताया है 21 टाइप की डिसेबिलिटी, उसको रखते हैं। तो उन बच्चों को भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अलग हैं, उनके लिए अलग पाठ्यक्रम है, अलग उनके लिए टीचर है पढ़ाने के लिए, अलग उनका सिलेबस है, अलग उनके लिए क्लासरूम बनाया गया है, तो इसलिए वो विशेष है। बस विशेष का मतलब अलग, एक प्रकार से विशेष उद्देश्य का मतलब समिति को रिप्रेजेंट करिएगा, बस केवल समिति को। और यही समिति में जब तौर तरीका, साधन, व्यवस्थाएं, कार्य प्रणालियां इत्यादि चीजों का जब प्रयोग करने लगोगे ना, तो वो धीरे धीरे संस्था का रूप ले लेती है, तो वहां पे सामान्य हित आ जाता है। आप क्यों बोलते हो कि बच्चों को या व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, क्योंकि आप विशेष से सामान्य की ओर जाते हो। आप पढ़ेंगे अगर पेपर फर्स्ट, तो शिक्षण तकनीकी होती है एक, आपको पता होगा, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, उसमें बताया गया है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, और समाज कार्य हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। तो पहले समिति, फिर उसके बाद संस्था। तो समिति जो होती है विशेष होता है, संस्था जो होता है सामान्य होता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, कभी आपको इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। बस आगे बढ़िए और देखिए संस्था के बारे में और क्या चीजें हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए एक बार जरा। जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर देखिए संस्था, देखिए संस्थाएं जो होती हैं नियम एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं, क्योंकि व्यक्ति, समिति या संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करते हैं और ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और कार्य प्रणाली नियम की व्यवस्था कर देता है। तो वही जाहिर सी बात है, वो अमूर्त की तरफ जा रहा है, तो यह प्रतिक्रिया बन जाती है अमूर्त। तो यह एक अमूर्त होता है। जब एक ही इकाई को व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। देखो मैंने अभी शुरुआत में बोला भी था, यही बात बोली थी, है ना, वही चीज आ गई। लेकिन जब उसे एक निर्धारित एवं मान्य प्रणाली के रूप में देखते हैं तो वह संस्था हो जाती है। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल आदि सदस्यों के रूप में समिति है, लेकिन कार्य प्रणाली के रूट में संस्था है। क्या है ये? संस्था है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। समिति व्यक्तियों का समूह है, निश्चित उद्देश्य है समिति में एक औपचारिक संगठन है, एक वॉलेंटरी मेंबरशिप है, आप ऐच्छिक सदस्यता कह लीजिए, अस्थाई है समिति, अस्थाई है, जो अस्थाई नेचर है वो समिति रिप्रेजेंट करती है। साध्य नहीं है और साध्य होकर साधन बन जाए तो वो समिति है। समिति स्वयं में साधन ना होकर उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। यदि कोई व्यक्ति किसी मनोरंजन क्लब का सदस्य है तो वह क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, ना कि उसे अपने आप में साध्य है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, नोट करने की कोशिश करिएगा। समिति स्वयं में साधन ना होकर उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी मनोरंजन क्लब का सदस्य है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, ना कि अपने आप में साध्य है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। बस आगे देखिए, संस्था का जो द्विविकास का क्रम चला है, अब यहां से फैक्ट आएगा। ऊपर जो बताया है आप लोगों से वो विचार करने वाले प्रश्न बनते थे, यहां से फैक्ट वाले प्रश्न है। संस्था का द्विविकास का क्रम जो चर्चा पे अगर हम बात करते हैं तो WG समनर का नाम आता है, और इसने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया है। और संस्थाओं को चरम जनरीतियां,
फोकवेज का अगर हिंदी आ जाए आप लोगों को ना, जनरीतियां। और आपको बता दूं ये प्रश्न पूछा भी गया है यूजीसी में, जनरीतियां, इंस्टीट्यूट्स और सुपर फोकवेज से संबोधित किया है। और उसके अनुसार कोई विचार यानी आइडिया या क्रिया के पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे आदत कहते हैं। जब किसी क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, बार बार होती है और व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसको हम हैबिट कहते हैं। और अच्छा, आप जरा मुझे बताइए, इसी हैबिट को अगर आपको बदलना है, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, तो बताइए जरा कौन सी थ्योरी लगाएंगे, कौन सी थ्योरी आपके लिए सबसे बेटर होगी इसी हैबिट को, बताइए। थ्योरी बताइए, किसी को नहीं पता। अगर भाई व्यक्तिगत स्तर से मान लीजिए किसी का अगर आदत छुड़वानी है तो कौन सी थ्योरी लागू करोगे? ड्रिंक करता है, आ गई कोई औरत, कहीं सिलेक्शन हुआ और कह रही कि मेरा हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता है, सर कैसे करूं, इसकी आदत छुड़ानी, तो क्या करोगे? उसको कहोगे कि चले जाओ किसी बाबा को दिखाओ, या कहोगे कि आप जाके ये वो करो, क्या नाम है, मेडिसिन छुड़वाने की आजकल दवा आती है, टीवी पे बहुत ज़्यादा दिखाता है कि ये पिला दीजिए, एक सप्ताह में वो छोड़ देगा, मन ही नहीं करेगा। सर केस वर्क काम करेगा ना? नो, आपको मैंने कहा थ्योरी केस वर्क नहीं। थ्योरी की बात आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सीसीटी थ्योरी है। और सीसीटी को बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसका है, कौन बताएगा? बताए। हाँ, आई पी पावलाव, इवान पैट्रिक पावलाव की बात अगर जब किया जाएगा तो यहाँ पे 1904 में ये थ्योरी दिया था इन्होंने आदत को छुड़ाने के लिए। बिहेवियर थ्योरी थी। और फिर कहता है कि जब इसे समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे या इसे जनरीति कहा जाता है। जब इसको समूह के द्वारा कोई आदत अगर समूह के माध्यम से आया है तो उसको जनरीति कहा जाता है। और ऐसी बात समनर कहता था। ध्यान रखेंगे आप लोग। और जनरीतियां के अंतर्गत व्यवहार के तरीकों एवं शिष्टाचार आदि आते हैं जो लोगों पर बाध्य तो नहीं होते, लेकिन ऐसा करने की अपेक्षा समाज जरूर करता है। जनरीतियां में जब सामूहिक कल्याण की भावना एवं नैतिकता जुड़ जाती है तब यह लोकाचार हो जाता है। और लोकाचार में वो चीज़ें बदल जाती हैं। और लोकाचार वे नियम है जो लोगों पर बाध्य होते हैं। नियमों की अवहेलना व्यक्ति को दंड का भागीदार बनाता है, जैसे ड्रग लेना, धार्मिक कार्यों के विपरीत वस्त्र पहनना। लोकाचार के नियम जब एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं तब उसे संस्था कहने लगते हैं हम लोग। और संस्था वे कार्य प्रणालियां जिसके द्वारा व्यक्ति और समिति या संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करने लगता है। फिर ठीक है, तो यहाँ से फोकवेज ध्यान रखिएगा, उसके विचार क्या हैं और इसकी किताब का नाम क्या है। बस दो बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अतीत से जुड़ी हुई जनरीतियाँ को प्रथा कहते हैं। अतीत से जुड़ी हुई जनरीतियाँ जो फोकवेज हैं वो प्रथा कहलाती है। और प्रथा का अनुपालन हम इसलिए करते हैं कि अतीत में ऐसा होता आया है। वहीं एक विद्वान है, इनका नाम है एलेक्स इंकल्स। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जितने लोगों के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल भी जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलेक्स इंकस के बारे में, तो इन्होंने कहा कि जनरीतियों को वैकल्पिक रूप से प्रथा कहा है। अब किस विद्वान ने वैकल्पिक रूप दिया है जनरीति को, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा, किस विद्वान ने दिया है। और अतीत से जुड़ी हुई जनरीति को क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। और इसी प्रथा का अनुपालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि अतीत में हुआ था ये। और इसी के अनुसार एलेक्स जो इंकस थे, इन्होंने कहा कि वैकल्पिक रूप जो है जनरीतियां का वो प्रथा होती है। याद रखिएगा। और किसी देश के कानून निर्माण में प्रथा का बहुत ही महत्व होता है। वहीं कहीं कहीं तो प्रथागत कानून पाए जाते हैं
जनजातियां समाज में तो प्रथा ही कानून के रूप में कार्य करते हैं। आज मैंने आप लोगों को रुथ बेनेडिक्ट के बारे में बात भी किया था, याद है कि नहीं आप लोगों को? आज मेरी किताब वाली जो किताब की मैंने एक वीडियो बनाया है, किसी ने देखा है? अगर देखा तो बताएं जरा एक बार, बताएं एक बार। सर बुक्स और उनके राइटर्स के ऊपर। हाँ 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 हाँ, सर देखा था ना। मैंने आप लोगों से रुथ बेनेडिक्ट के बारे में आप लोगों से बात किया था, और ये इतने फेमस पर्सन हैं कि इन्होंने कई किताबें लिखी, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो उनकी किताबें रही पैटर्न ऑफ कल्चर की, सबसे ज़्यादा फेमस किताब रही इनकी, सबसे ज़्यादा फेमस इनकी किताब रही थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, सन 1934 में ये किताब लाई गई थी। मैंने आप लोगों को आज बताया भी है इन किताबों के बारे में, है कि नहीं? आप सभी लोगों से इनकी किताबों के बारे में बात किया था। और एक किताब इन्होंने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ये किताब जो आई थी 1943 में लाई गई थी। ये किताब कब लाई गई थी? सन 1943 में लाई गई थी। रुथ बेनेडिक्ट की किताब थी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब इसने दिया है, इस सारी चीज़ों पर चर्चा इसने किया है, तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर इसने कहा, रुथ बेनेडिक्ट ने कहा कि प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता प्रथा को। ये बात किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने कहा है भाई? वही विद्वान ने कहा है जिसने पैटर्न्स ऑफ कल्चर की किताब लिखी है 1934 में, उसी विद्वान ने कहा है इस बात को। रुथ बेनेडिक्ट का नाम आता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो स्टेटमेंट भी एग्जाम में प्रश्न बना देते हैं कभी कभी, है ना। अगर हम बात करते हैं संस्था की परिभाषा को लेकर, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से संस्था को परिभाषित किया है, आपको अच्छे तरीके से पता है और आप जानते भी हैं। संस्था, अगर हम बात करते हैं बोगार्ट्स महोदय के बारे में, तो बोगार्ट्स कहते हैं कि सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। मतलब मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधि के द्वारा व्यक्ति की अगर ज़रूरतों का आप पूरा कर दिए तो वो एक संस्था है, वो एक इंस्टीट्यूट है। अब मैकाइवर एंड पेज ने क्या बोला? कहा कि संस्था कार्यप्रणालियों के स्थापित स्वरूप या दशा को कहते हैं जो समूह के सामूहिक क्रियाओं की विशेषता बताती है, वो होती है संस्था। देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग स्टेटमेंट हैं सभी के, ध्यान रखिएगा। किसी ने कहा कि प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है, रुथ बेनेडिक्ट ने कहा। आपने देखा कि किसी ने कहा कि जनरीतियां वैकल्पिक रूप से प्रथा कहलाती है, और किसी ने कहा कि अतीत से जुड़ी जनरीतियां प्रथा होती हैं, है कि नहीं? सबके अलग अलग विचार हैं। और किसी बंदे ने कहा कि जो संस्था होती है वो कार्यप्रणालियों के स्थापित स्वरूप या दशा को कहते हैं जो समूह की सामूहिक क्रियाओं में विशेषता बताती हो, और ये नाम आता है मैकाइवर एंड पेज का। सामाजिक संबंधों का जाल है, ये स्टेटमेंट किसका है बताएं? मैकाइवर एंड पेज। जनसंख्या का मतलब एक समग्र जनसंख्या का लघुत्तर प्रतिनिधित्व करता है प्रतिचयन, तो वो किसका स्टेटमेंट है? गुड एंड हार्ट का। जब कभी भी एक समग्र या बड़ी जनसंख्या का एक छोटा सा लघुत्तर निकाला जाता है, एक छोटा सा भाग, तो गुड एंड हार्ट का नाम आता है। वेरी गुड। ये सारी स्टेटमेंट जब हम बार बार इस तरीके से बोलते हैं तो आप लोगों को वो चीज़ें याद बनती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार अपने नोट्स को आप देखा करें, रख देंगे तो याद ही नहीं होगी आप लोगों को। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार अपने माइंड में आप रिकॉल करेंगे उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। सदरलैंड, अच्छा ये विद्वान काफ़ी फेमस पर्सन है सदरलैंड भी। इसके बारे में वाइट कॉलर के बारे में आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न भी बना के लेकर आया हुआ है वाइट कॉलर के बारे में, क्राइम वाइट कॉलर।
मैं इसकी चर्चा करूंगा, आने वाला है, उसकी किताबों पर बात करूंगा तो आपको मिल जाएगा वहां पे। इसने कहा संस्था में कि एक संस्था अन्य रीतियां और रूढ़ियों का ऐसा समूह है जो कुछ मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में केंद्रीयभूत होता है। तो अन्य रीतियों और रूढ़ियों का ऐसा समूह जो कुछ मानवीय उद्देश्यों की या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीयभूत होता है, मतलब एक केंद्र में होता है, एक सेंटर में होता है मानवीय उद्देश्य। अब यहाँ डिसाइड नहीं किया गया है कि कोई एक व्यक्ति है, कोई समूह है, कोई समुदाय है, डिसाइड ही नहीं, यहाँ तो मानव की बात कर दी गई। तो एक कीवर्ड्स मानवीय उद्देश्य, और मानवीय उद्देश्य रिप्रेजेंट करेगा सदरलैंड को। बस यही आपका क्लियर। आगे अगर हम बात करते हैं बेबलीन के बारे में, संस्थाएं सामान्य जनता में पाई जाने वाली विचार करने की स्थिर आदतें हैं। स्थिर आदतें हैं। अभी आप लोगों ने कुछ चीज़ें देखा भी है, मैंने कहा आप लोगों से एक हैबिट के बारे में भी आप लोगों से चर्चा भी किया था, आप लोगों ने उसके बारे में देखा भी था। वो क्या पॉइंट था, याद है किसी को, जो मैं हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा था? जो विचार होते हैं ना सर, तो बार बार उनको रिकॉल करेंगे तो हैबिट बनते हैं। वेरी गुड। जब विचार या क्रिया पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे आदत कहते हैं। जब उसे समूह के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उसे जनरीति कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब विचार किसी क्रिया की पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होगी तो उसे हैबिट कहेंगे, और जब समूह के द्वारा ग्रहण कर लेंगे तो उसे फोकवेज कहेंगे। और इन्होंने कहा कि देख लीजिए यहाँ पे कि संस्थाएं सामान्य जनता में पाए जाने वाली विचार करने वाली स्थिर आदतें हैं। तो इसका मतलब कि क्रिया की पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होगी तभी ये बात होगी। देखिए अब इसने व्यक्तिगत बोल दिया, यहां बेबलिन ने व्यक्तिगत को रिप्रेजेंट कर दिया। बस यही चीज को बताना था आपको। गिलिन और गिलिन ने बोला है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों का कार्यात्मक समूह होता है। देखिए अब एक व्यक्ति समूह बोल रहा है तो एक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत बात कर रहा है, और फिर कह रहा है जिसके अंतर्गत क्रियाएं, विचार, मनोवृत्ति, सांस्कृतिक उपकरण भी सम्मिलित हैं, जो बहुत कुछ अस्थायी होता है और जिसका उद्देश्य अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, वो संस्था कहलाती है। ये गिलिन और गिलिन की परिभाषा है। गिलिन एंड गिलिन की परिभाषा है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? बताएं एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक आप लोगों को? जी सर। चलो बहुत बढ़िया है, होनी भी नहीं चाहिए। कोई अगर दिक्कत है, आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से कि फटाफट किसी चीज़ को पूर्ति कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। अच्छा आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सामाजिक संस्था के कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं निश्चित उद्देश्य की तरफ, धारणा की तरफ, संस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में जब कार्य करती है, एक इकाई के रूप में, तब एक विशेषता बन जाती है। रीज़न है एक इकाई के रूप में काम करना इस संस्था का, क्योंकि समिति से ही आती है संस्था, इसलिए एक इकाई के रूप में काम करती है। संस्था की बहुत निश्चित और लिखित और अलिखित परंपरा भी होती है। ढांचा को बनाती है, धारणा यानी ढांचा को, निश्चित नियम बनाती है, प्रतीक बताती है, स्वीकृति एवं अधिकार बताता है। संस्था तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती है ना? तो ये एक प्रकार की विशेषताएं बताती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। संस्था की विशेषता रीति रिवाज एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। अगर हम बात करें तो संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर नियम एवं कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं आदि अधिक विकसित हो जाती हैं तब इनसे संबंधित व्यवस्थित नियम बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं संस्था। तो रीति रिवाज, कार्य प्रणाली की व्यवस्था ही संस्था कहलाती है। बस यही आप बोल देना। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ ले कि संस्था किसे कहते हैं तो आप सीधा कहना कि रीति रिवाज और कार्य प्रणाली की व्यवस्था संस्था कहलाती है। क्लियर है आपका? संस्था बन गई। सुस्पष्ट उद्देश्य। सुस्पष्ट उद्देश्य का तात्पर्य अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे अगर हम बोले
कि प्रत्येक संस्था के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं जो सांस्कृतिक प्रतिमानों से बंधे रहते हैं। जैसे विवाह एक संस्था है और इसका उद्देश्य संबंधों को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विवाह, जैसे मैंने घर बोला था, तो आप घर को भी यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो सुस्पष्ट उद्देश्य है, ये क्लियर है यहाँ पे। विवाह वैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक की वाहक, संस्थाएं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। उदाहरण के लिए परिवार एक संस्था है जो संस्कृति के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये परिवार की जो संस्था है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कृति का वाहक, है ना। ये मतलब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? कोई बताना चाहेगा मुझे संस्कृति का वाहक क्या होगा, क्या मीनिंग बना यहाँ पे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृति का हस्तांतरण हुआ है, कोई बताना चाहेगा अपने शब्दों में? हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृति का हस्तांतरण होता है उसको कहते हैं संस्कृति वाहक। कोई एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेगा संस्कृति वाहक, लाइक जैसे कुछ कोई नियम वगैरह? परिवार, चलो मैं ही बताता हूँ। देखिए परिवार है, परिवार है। जी जो लोकल लैंग्वेज हम बोलते हैं जी, वो अधिकतर सर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे भी वही लोकल लैंग्वेज यूज होता है सर। हाँ बिल्कुल सही बात, ये करेक्ट जवाब है। जैसे लोकगीत, लोक कथाएं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया है। लोक कथा, देखो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि सपोज अगर मैं आपसे बात कहूँ, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनका कहना है कि, और गांव की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस समय, शहरों में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है हमें, लेकिन अपवाद के रूप में देखने को मिलता है शहर में, गांव में अक्सर ज़्यादा मिलता है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, एक नियम बना दिया है इन्होंने। अब इसके बाद ये प्रथा चली आई है उनके घर में, उनके यहाँ ये प्रथा चला आई है कि औरतें घर से बाहर नहीं, अगर कोई जो है पुरुष व्यक्ति अगर जाता है वहाँ पे उनके घर पे तो बाहर नहीं निकलेंगे, ये नियम बना हुआ है। तो संस्कृति का वाहक हो रहा है, मतलब प्रथाएं, रीति रिवाज, ये पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, ये एक वाहक हो रहा है। तो प्रथाएं एक जो यहाँ पे बनाई जा रही है, उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे परिवार एक संस्था है जो संस्कृति का वाहक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये हस्तांतरित है। जिसे कोई कहा, अभी इन्होंने कहा कि भाई किसी किसी में बहुत विभिन्न प्रकार के जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। एक जैतूत त्यौहार होता है, कहीं कहीं कोई मनाते हैं, कोई मनाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं देखने को मिलते हैं हमें, फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति को वाहक के बारे में हमें देखने को मिल जाता है। एक आपका अब्स्ट्रैक्ट नेचर मतलब अमूर्त प्रकृति, संस्थाएं रीति रिवाज एवं कार्य प्रणालियों का एक गुच्छ है। गुच्छा का मतलब होता है समूह, जो दिखाई नहीं देता है या अमूर्त होता है। तो जो दिखाई देता है वो मूर्त है, जो नहीं दिखाई देता वो अमूर्त है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं कहा कि भाई ये सेब लाल कलर का होता है, सेब मीठा होता है, ठीक है। तो आप ये बात को सुन रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है। अगर मैं वही सेब यहाँ पे दिखाऊं और दिखा के बताऊं कि सेब लाल कलर का होता है, मीठा होता है, देखो इसका आकार गोल होता है, तो आप कहोगे हाँ भाई ये आपका मूर्त हो गया। और जो मैं बिना दिखाए अमूर्त तरीके से बता रहा हूँ वो आपका अमूर्त हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से संस्थाएं रीति रिवाज और कार्य प्रणाली का एक गुच्छ है, जो दिखाई नहीं देता है वो अमूर्त होता है, वो संस्थाएं होती हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग इसको। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अस्थाई प्रकृति क्या होती है? अस्थाई प्रकृति का मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो एक संस्था तुलनात्मक रूप में जब देखा जाता है तो अस्थाई होती है। तो संस्था समाज द्वारा स्वीकृति और समाज द्वारा स्थापित होती है। इसमें समूह का विगत अनुभव, विगत का मतलब होता है अतीत, पिछला अनुभव और कल्याण का तत्व निहित होता है। इतना ही नहीं, हम सामूहिक जीवन में संस्थागत व्यवहार के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसलिए संस्था से आग्रह और स्थायित्व आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यवहार या कार्य को बार बार करने लगता है तो
ऐसी उसकी आदत बन जाती है, और आदत ना तो जल्दी बनती है और ना ही जल्दी टूटती है। इसी प्रकार कोई विश्वास और व्यवहार की प्रणाली संस्थागत तभी होती है जबकि वह किसी समूह के सदस्य द्वारा एक उल्लेखनीय समय तक सामान्य रूप से स्वीकार की गई हो। तो अस्थायित्व का अर्थ यह नहीं है कि संस्थाएं कभी नष्ट नहीं होंगी, सिर्फ इतना आप ध्यान लगाइए कि इसमें परिवर्तन शीघ्र नहीं होता। तो यहां पे अस्थाई प्रकृति मानी जाती है। तो व्यवहार का कोई तरीका जब लंबे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है तभी वह संस्था का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, अतः इसकी प्रकृति अस्थाई होती है। तो किसी चीज को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है और ना ही किसी चीज को आसानी से वो ग्रहण किया जा सकता है ना। तो इसलिए अस्थाई है एक प्रकार से। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं निश्चित उद्देश्य है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धारणाएं हैं यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, ढांचा वगैरह जिसको बताते हैं, प्रतीक वगैरह जिसको मानते हैं आप। संस्थाएं संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है, बात तो आपको अच्छे से पता हो चुकी है, एक इकाई के रूप में काम करती है। संस्थाएं की बहुत, अगर हम बात करें, संस्थाएं की बहुत विस्तृत लिखित और अलिखित परंपराएं होती हैं। ढांचा, निश्चित नियम, प्रतीक, स्वीकृति एवं अधिकार, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को हमें मिल जाता है। देखिए प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होता है। प्रतीक का मतलब जानते हैं, जैसे लोगो। आप किसी इंस्टीट्यूट को अगर आप देखिए तो उसका एक लोगो बना होगा, तो प्रतीक भी होता है, उसमें निश्चित नियम होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्वीकृति एवं अथॉरिटी, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसके। आपने अगर उसका उल्लंघन किया नियम को तो आपको शायद संस्था से निकाल लिया जाए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने को मिल जाती है ना। संस्था तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है इसके बारे में, ठीक है। संस्था के कार्य कौन कौन से होते हैं? संस्था के कार्य क्या क्या बन सकते हैं, मालूम है किसी को? सामाजिक मूल्य मापदंडों का निर्माण करती है। ओके, वेरी गुड। देखिए सामाजिक अगर हम बात करते हैं तो जो संस्था के समाज कार्य होते हैं वो सामाजिक नियंत्रणों के साधन की व्यवस्था करता है। संस्था व्यक्ति को कार्य एवं पद का प्रदान करता है। संस्था क्या करती है, इसके कार्य बता रहा हूं मैं। कार्य जैसे भाई देवे आपने मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले होगा सर। हाँ ये तो है ही है, मानव आवश्यकता की पूर्ति होगी। संस्थाओं के द्वारा ही पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई क्रम वगैरह, आप बोल सकते हैं जो आपको, जो चीज़ें जो जल्दी याद आ जाए आपको, वो चीज़ आप बोल सकते हैं कार्यों में। तो सबसे पहले इसको भी बोल दीजिए, चलो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले होती है, ठीक है। संस्था सदस्यों के व्यवहारों के अनुरूपता लाती है, व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है, संस्कृति की वाहक होती है। संस्थाएं सामूहिक जीवन में व्यक्ति को मार्गदर्शन कराती है कि नहीं? ये सभी की सभी संस्थाएं की क्या है, कार्य है। अगर हम बात करें कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण क्या है, कि भाई संस्थाएं विधियां एवं कार्यप्रणालियां का एक समूह होती है और ये समाज में व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। संस्था के पीछे समाज का अभिमति होती है और समाज द्वारा दिए गए अधिकार के बल पर संस्था सामाजिक नियंत्रण की कार्य करती है, सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। आगे वहीं अगर हम बात करते हैं, संस्था व्यक्ति को कार्य एवं पद प्रदान करती है, मनुष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। कैसे? संस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानव आवश्यकता की पूर्ति करना। संस्था का विकास ही किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ है। जैसे यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति विवाह की संस्था के द्वारा ही होती है, इसी प्रकार सभी संस्थाओं का जन्म किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। तो ये आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है, मार्ग प्रदर्शन करती है या मार्ग आपको मार्गदर्शित करती है, सामाजिक अनुरूपता लाने की बात करती है। सामाजिक अनुरूपता कैसे? जैसे संस्था सदस्यों के व्यवहारों में अनुरूपता जब लाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सामाजिक अनुरूपता ला रही है। तो समूह में सदस्यों के व्यवहार के अनुरूप लाना भी संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
संस्था जो होती है वो समान हितों पर आधारित होती है। एक संस्कृति में संस्था लोगों के सामने आदर्श रखने के साथ उन पर नियंत्रण भी रखती है। इन सब बातों के फलस्वरूप संस्थाएं समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के अनुरूप लाने का प्रयास करती है और इससे समाज में एकता का विकास होता है और सामाजिक संगठन पर बल देता है। इसलिए सामाजिक अनुरूपता पाई जाती है संस्था में। ठीक है, पद प्रदान किया जाता है, ये आपको पता ही है। पद भाई व्यवस्थित कार्य प्रणाली के रूप में संस्था व्यक्ति के पद और कार्यों को भी निश्चित करती है, जिससे एक तरफ तो संघर्ष कम होता है, दूसरी तरफ विभिन्न स्तरों पर लोगों के प्रयत्न को संगठित किया जाता है और हितों की प्राप्ति में सहूलियत होती है। मान लीजिए विवाह एक संस्था है जो पति पत्नी को केवल यौन संबंधों की स्वीकृति ही नहीं देती, बल्कि पति पत्नी के रूप में उसे सामाजिक स्थिति भी प्रदान करती है। साथ ही समूह की मान्यताओं के अनुसार उनकी अनेक जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करती है। तो इसलिए पद का प्रदान भी करती है संस्थाएं, ये भी है। सामाजिक विरासत की रक्षा भी करती है, तो बहुत सिंपल है। फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में बाधक भी हो सकती है, ये ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अगर सही तरीके से कार्य प्रणाली नियम वगैरह आप लागू नहीं करते तो बाधक के रूप में भी देखने को हमें मिल सकती है, ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं संस्था और समुदाय में अंतर को लेकर। समुदाय की परिभाषा मैंने थोड़ा सा बताया है और अब आपको संस्था भी बता चुका हूं। अंतर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि व्यक्ति समुदाय का सदस्य होता है, व्यक्ति जो है समुदाय का सदस्य होता है और व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा इसे। बात अगर हम दूसरे अंतर की बात करते हैं, यह व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन संस्था, अच्छा यह व्यक्तियों का समूह होता है तो जानते हैं क्या, समुदाय। लेकिन संस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, संस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है, लेकिन संस्था का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है। समुदाय में व्यक्तियों का समूह और निश्चित भूभाग होने के कारण इसे देख सकते हैं, यह मूर्त होता है, लेकिन संस्था अमूर्त होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। समुदाय का कार्य प्रणाली नहीं होती है, लेकिन संस्था की एक कार्य प्रणाली होती है, ध्यान रखेंगे। समुदाय साधन नहीं है, संस्था का विशिष्ट उद्देश्य होता है। समुदाय साध्य होता है, संस्था आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन होते हैं, है ना। सब सरल सरल शब्दों में है। समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है और संस्था साध्य नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। यहीं अगर हम बात करते हैं समिति के बारे में। अच्छा देखिए समिति के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि समिति कहते किसे हैं। और समिति में मैं आपको बता दूं, आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए थोड़ी सी चीज़ें जो आप लोगों को एग्ज़ाम में हो सकता है भाई पूछ ले, समिति कहते किसके हैं, किसको। कोई बताना चाहेगा समिति के बारे में? मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन का जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो समुदाय होगा, और समिति जब विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हाँ, जब कुछ लोग संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं तो ऐसे संगठनों को समिति कहते हैं। बोटोमोर की परिभाषा को समझाया था। समिति मैंने आप लोगों को बोगार्ट्स के माध्यम से बताया था कि लोगों का किसी खास उद्देश्य के साथ साथ कार्य करना ही वो समिति कहलाती है। व्यक्तियों का समूह होता है समिति में, निश्चित उद्देश्य होता है समिति में, औपचारिक संगठन पाए जाते हैं समिति में ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है। समिति जो होती है अस्थायी होती है, संस्था अस्थायी होती है, अस्थायी क्या है, समिति है। और साध्य ना होकर साधन के रूप में काम करती है समिति। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं समिति और संस्था में अंतर, तो समिति व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह है, ठीक है, एक ऐसा संगठित समूह है जहाँ विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। लेकिन जब संस्था नियमों और विधि विधानों और कार्य प्रणालियों का व्यवस्था करेंगे तो वह एक संस्था के रूप में कार्य करेगी। व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देख सकते हैं हम लोग, और यह मूर्त होता है, लेकिन संस्था अमूर्त होती है, क्योंकि यह नियम और कार्यप्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता है। समिति स्थापित की जाती है
और यह बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की है। संस्था धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है और इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी कब, कैसे और कहाँ उत्पत्ति हुई है संस्था को। तो थोड़ा सा बताना तो बताया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है एक कठिनाई पूर्ण भरा हुआ राह है, एक प्रकार से रास्ता है। इसमें करने में थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि अपने आप स्वतः ही डेवलप होते रहता है ऐसी चीज़ों पर। समिति सी संस्था पे धीरे धीरे वो रुख करती है। समिति अस्थायी होती है, संस्था अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। आगे बात करते हैं। समिति का अपना एक नाम है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस है, किसी संस्था का नाम ले लीजिए, उसका प्रतीक बना होता है ना। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर बल देती है। अब व्यक्तिगत का मतलब होता है विशेष, संस्था सामूहिक कल्याण पर बल देता है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में देख सकते हैं हम लोग, लेकिन संस्था अलिखित और अनौपचारिक नियम, जनरीतियाँ, प्रथा, परंपरा आदि रूढ़ियों के रूप में होता है। हम इसको कहते हैं ये संस्था का पाठ है। समिति के नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर और शिथिल होती है, लेकिन वहीं संस्था का नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति होती है, लेकिन संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग की जाती है, जैसे यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, भोजन इत्यादि। अगर हम बात करते हैं हितों की भिन्नता के कारण समितियां या समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है, और संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति में साधन के रूप में कार्य करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, लेकिन संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है। मनुष्य समिति के सदस्य होते हैं, मनुष्य संस्थानों के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था नियम और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। समिति का क्षेत्र अपने सदस्यों तक ही होता है, इसका उद्देश्य लघु होता है, और संस्था का जो क्षेत्र होता है वो संपूर्ण समाज का होता है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक और बृहद होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहीं आपका जो है संस्था का जो टॉपिक था ये हो गया समाप्त। अब संस्था से जो प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। कहेगा कि परिवार, स्कूल, चर्च, राज्य आदि सामाजिक संस्था कहलाती है। पहला आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्नों पर विचार करने को लेकर दे सकता है। और दूसरी पॉइंट आपको लिख के बोलेगा कि संस्थाएं कार्य करने के लिए या कार्य करने के ढंग को निर्धारित करती है और समूह के सदस्यों को परस्पर बांधती है। आपसे कहेगा केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, ऐसे ऑप्शन बनेगा। तो आपका यहाँ पे ए बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं और करेगा आपसे कि एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। क्या ये बात सही है? आप बिल्कुल कहेंगे सत्य है। एक ऑप्शन आएगा कि संस्थाएं सामाजिक क्रिया की विशेषताएं वाली कार्यप्रणाली की स्थापित स्वरूप एवं अवस्था को कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप कहना बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे आप लोगों से जो है एग्जाम में प्रश्न बनाए जाएंगे समिति और संस्थाओं को लेकर। बात समझ में आ रही नहीं? बताइए। जी सर। हाँ, तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। और कल हम लोग जो चर्चा करेंगे सामाजिक समूह पर चर्चा करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक बचा है ये पहला पॉइंट समाप्त हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, 100 क्वेश्चंस के आसपास जो है
इस पे उठाएंगे प्रश्न, संस्थाओं पर भी उठाएंगे प्रश्न, समूह पे, समुदाय पर, समिति पर, सामाजिक समूह, सामाजिक संरचना इत्यादि पर भी प्रश्न जो है हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ लीजिए।